हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। आपका स्वागत है एलकेजी क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने मौर्य वंश पढ़ लिया था। मौर्य वंश में हमने चंद्रगुप्त पढ़ लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश मतलब चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, अशोक, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश और वाकाटक वंश। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश और वाकाटक वंश। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था चंद्रगुप्त मौर्य तक अपन कर लिए थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य अपन ने पूरा पढ़ लिया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में समाप्त हो जाते हैं। तो उसके बाद बिंदुसार आता है। और उसके बाद जो बिंदुसार आता है, बिंदुसार और अशोक। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त का बेटा रहता है, उसके बाद अशोक के बाद जो दशरथ, ये दशरथ दे रखा है यहाँ पे, इसके बीच में कुणाल। ये कुणाल वो होता है जिसने जब अशोक के शासनकाल में जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक ने कुणाल को भेज दिया था। कुणाल को कहाँ पे भेज दिया था? विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेज दिया था। और अशोक ने तो बौद्ध धर्म अपना लिया था, और बौद्ध धर्म अपना के ये राजपाट छोड़ के चला गया था। उसके बाद कुणाल इस वंश का अगला शासक बना। और उसके बाद दशरथ के बाद संप्रति और सलिस्क्वा और ये देववर्मन। उसके बाद शतधन्वन और बृहदर्थ अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो अब चलते हैं हम अशोक। तो मौर्य वंश अपना चल रहा था। और बिंदुसार कौन था? बिंदुसार ने उपाधि धारण की थी अमित्रगात। किसकी उपाधि धारण की थी? अमित्रगात की। अमित्रगात किसने उपाधि धारण की थी? अमित्रगात का अर्थ है शत्रुओं को मारने वाला। कौन है? शत्रुओं को मारने वाला। जो कई बार पूछा गया कि बिंदुसार ने कौन सी उपाधि धारण की थी या अमित्रगात का अर्थ क्या है, तो शत्रुओं को मारने वाला। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? जो चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार। यह 297 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अब इसमें 298 में चंद्रगुप्त मर गया था। इसने उपवास किया था, जैन धर्म अपना लिया था। जैन धर्म अपना के जब ये उपवास कर रहा था, तो उस उपवास के कारण ये मर गया। और उसके बाद 297 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार बैठा। बिंदुसार को एक यूनानी लेखक ने अमित्रोचेड्स तथा ग्रीक के लेखक ने अमित्रगात कहा है। तथा वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा है। तो ये कई बार पूछे गए प्रश्न है कि जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा गया? सिंहसेन। और जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। क्या कहा गया है? भद्रसार। बिंदुसार के एक यूनानी लेखक ने इसे क्या कहा? अमित्रोचेड्स। तो ये मान लो कि एसएससी के फेवरेट क्वेश्चनों में बिंदुसार में जब भी प्रश्न पूछता है तो ये 3-4 प्रश्न तो उसके फेवरेट है। उसके बाद बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तारानाथ ये बौद्धिक वैज्ञानिक था, बौद्ध विद्वान था ये। इस विद्वान ने तारानाथ ने 16 राज्यों का विजय बताया था। और बिंदुसार ही सर्वप्रथम वो तो बिंबिसार था। बिंदुसार और बिंबिसार में वो मत होना कन्फ्यूजन, क्योंकि बिंबिसार अलग था। बिंबिसार आपको पता हो तो बिंबिसार अलग था। बिंबिसार ने सर्वप्रथम मगध का जो वास्तविक संस्थापक है वो बिंबिसार को ही कहा जाता है। और बिंबिसार वह था जिसने सर्वप्रथम मगध में या बौद्ध धर्म को अपनाया था। सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को अपनाने वाला कौन था? बिंबिसार। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। और विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले किसे भेजा? सुसीम को। अब फिर किसे भेजा? अपने पुत्र अशोक को।
बिंदुसार के दरबार में सेल्यूकस का पुत्र और सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत डायमेकस रहते थे। बिंदुसार के शासनकाल में कौन रहते थे? जो सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का। तो जो सेल्यूकस का पुत्र रहता था और सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत डायमेकस रहता था। और डायमेकस को ऐसा कहा जाता है कि ये मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी था। मेगस्थनीज का क्या था? ये उत्तराधिकारी। मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता था इसे। और आपको बताना है कि मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी भाई? इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी थी मेगस्थनीज ने? इंडिका पुस्तक लिखी थी। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? 273 ईसा पूर्व में। और इसकी मृत्यु के बाद 269 ईसा पूर्व में 269 ईसा पूर्व में शासक कौन बना? अशोक शासक बना। अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी। अब इन 4 सालों में, इन 4 वर्ष, जो 273 ईसा पूर्व में ये मरा और 269 ईसा पूर्व में जब अशोक शासन में बैठा, तो इन 4 वर्षों में क्या हुआ? 4 वर्षों में हुआ उत्तराधिकारी संघर्ष। क्या हुआ? उत्तराधिकारी संघर्ष। कि आगे संघर्ष कौन, मतलब आगे अब गद्दी पर कौन बैठेगा। तो उस उत्तराधिकारी संघर्ष में 4 वर्ष वो संघर्ष चला। 4 वर्ष संघर्ष में जो अशोक है, अशोक ने 99 भाइयों को मार दिया था। अपने 99 भाइयों को मारकर मगध की गद्दी पर बैठने वाला शासक था ये अशोक। राधागुप्त और राधागुप्त के सहयोग से इसने अपने 99 भाइयों को मारा था। राधागुप्त के सहयोग से अशोक ने 99 भाइयों को मारकर सिंहासन पर बैठ गया था। और इसके टाइम पर आपको पता हो कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध सबसे फेमस युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है। तो जब ये 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ, तो इसमें आपको एक बात बताता हूँ, इसमें बहुत मारकाट हुई। और इस मारकाट को देखकर अशोक का हृदय पिघल गया, या अशोक में हृदय चक्र परिवर्तन हुआ, अर्थात इसका मन बदल गया और ये अब शांति चाहता था। ये क्या चाहता था? अब शांति चाहता था। और इसके हृदय को बहुत आघात हुआ, इतने मारकाट हुई कि इसके हृदय को बहुत आघात हुआ। तो इसने अब बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस युद्ध की जानकारी अपन को 13वें अभिलेख से मिलती है। अशोक के कितने अभिलेख थे? 3 अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। इस युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है? 13वें अभिलेख से। अशोक इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लेता है, क्योंकि बौद्ध धर्म अब वो अपने शस्त्र त्याग देता है। शस्त्र त्याग कर वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। ये भी आपको याद रखना है कि अशोक ने कौन से युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। तो कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? 13वें अभिलेख से मिलती है। अशोक इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लेता है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। 3 भागों में अशोक के अभिलेख को बांटा गया है। तो अशोक के जो अभिलेख है वो पहले तो 14 शिलालेख में बटे हुए हैं। कितने शिलालेख में बटे हुए? 14 में। और 2 लघु शिलालेख में। 2 तो लघु वाले शिलालेख में बटे हुए हैं और 7 स्तंभ लेख है। 7 स्तंभ लेख के एक भाग तो यही रहा। एक 14 शिलालेख है और 2 लघु शिलालेख है। इन 3 भागों में अशोक के अभिलेख बटे हुए हैं। सांची की स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। सांची की स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया और इसको 2 गुना किसने करवाया? ये आपको कमेंट में बताना है कि जो सांची की स्तूप का निर्माण सांची की स्तूप का निर्माण इन्होंने सांची की स्तूप का निर्माण करवाया। इसके बाद सांची की स्तूप का निर्माण, सांची की स्तूप का जो मतलब दुगनी साइज किसने करवाई सांची की स्तूप की, तो वो आपको कमेंट में बताना है कि किस राजा ने दुगनी साइज सांची की स्तूप की करवाई थी। अशोक के सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंगों का शीर्ष बनाया गया है। अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है 4 सिंगों का शीर्ष बनाया गया है। और अशोक ने तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए कुणाल को भेजा था। और ये कुणाल वही था जो अशोक के मरने के बाद कुणाल ने मौर्य वंश का अगला राजा बना। और इसके बाद जब दशरथ जो इसका उत्तराधिकारी था वो राजा बना। और इसके बाद जो अंतिम शासक
बृहदर्थ था ही इसमें। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बना दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म को क्या किया भाई, राजधर्म बना दिया कि आज से यही अपना राजधर्म है। अब बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र तथा अपनी पुत्री संघमित्रा, ये कई बार पूछा गया सवाल है, ये तो आप इम्पोर्टेंट लगा लेना कि अपने पुत्र महेंद्र तथा संघमित्रा को कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा, और अपनी पत्नी चारुमती को भी नेपाल भेजा। चारुमती को कहाँ भेजा, नेपाल भेजा। अशोक ने बेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष कर दिया। बेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष कर दिया, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आपको ये याद रखना है। अशोक ने बेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष कर दिया। कल्लण की राजतरंगिणी के अनुसार, कल्लण था उसकी जो पुस्तक राजतरंगिणी है उसके अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर को बसाया। श्रीनगर नामक नगर को बसाया, मतलब श्रीनगर की स्थापना किसने की, ये कई बार पूछा गया सवाल है भाई कि श्रीनगर नगर किसने बसाया, तो अशोक ने बसाया श्रीनगर नगर। और देवपतन नगर किसने बसाया, देवपतन, तो इसकी पुत्री चारुमती ने देवपतन नगर बसाया। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, वृहदर्थ था। उसके बाद इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लो, क्योंकि अशोक के कौशाम्बी से प्राप्त अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं, और ये भी ये मान लो कि ये महत्वपूर्ण है तो इम्पोर्टेंट की श्रेणी में ये आते हैं। मैं ऐसे नहीं बता रहा इनको, जो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। अशोक के कौशाम्बी से प्राप्त अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि सबसे छोटा स्तंभ लेख अशोक का कौन सा है, तो रुम्मिनदेही है। और सबसे लंबा अभिलेख 7वां है, जो 7वें नंबर का अभिलेख है वो सबसे लंबा है। संकिसा स्तंभ के शीर्ष पर हाथी का तथा रुम्मिनदेही स्तंभ के शीर्ष पर घोड़े का तथा रामपुरवा स्तंभ के शीर्ष पर सिंह का। एक मिनट में यहाँ गुलाबी से दिखा देता हूँ। जो रुम्मिनदेही स्तंभ के शीर्ष पर घोड़े का तथा समकिसा स्तंभ के शीर्ष पर हाथी का और रामपुरवा स्तंभ के शीर्ष पर सिंह का चित्र बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ये कई बार पूछा गया कि मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। क्या थी, ग्राम। गांव के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, ग्रामीण कहा जाता था। उसके बाद ये लिस्ट आप देख लो। चंद्रगुप्त के बाद कौन आया, बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद कौन आया, बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन आया, अशोक। अशोक के बाद आया कुणाल। इसमें इस लिस्ट में कुणाल नहीं था, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। ऐसे मानते नहीं उसको राजा, क्योंकि वो 3 या 4 साल बैठा था इसलिए। और उसके बाद दशरथ के बाद संप्रति के बाद सलिस्कु के बाद देववर्मन और देववर्मन के बाद शतधन्वन और बृहदर्थ। तो ये आपको याद रखना है कि बृहदर्थ मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था। उसके बाद चालू होता है शुंग वंश। मौर्य सम्राट बृहदर्थ। और ये बृहदर्थ की हत्या कैसे हुई, बृहदर्थ की हत्या हुई, उनके जो सैनिक विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह में एक सैनिक ने इसके हत्या कर दी। ठीक है, एक सैनिक ने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी। उसके बाद मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। उस सैनिक का नाम था पुष्यमित्र शुंग। जो सेनापति ने इसकी हत्या की थी उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और इसने शुंग वंश की स्थापना की। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मान लो कि ये बौद्ध धर्म विरोधी था। बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। ये बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म था। ब्राह्मण धर्म को ये मानता था। बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था ये। ठीक है। शुंग वंश की स्थापना 187 ईसा पूर्व में हुई। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था तथा ब्राह्मण धर्म को मानता था। ये ब्राह्मण धर्म को मानता था। और बौद्ध धर्म का जो कट्टर विरोधी राजा था वो यही था, पुष्यमित्र शुंग। बरहुत स्तूप का निर्माण इसने करवाया। पुष्यमित्र शुंग ने बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। और इसी ने पुष्यमित्र शुंग ने जो सांची का स्तूप था ना, उसको दुगनी साइज का करवाया, जो दुगना उसको आकार दिया। सांची की स्तूप का दुगुना आकार किसने दिया, इसने ही दिया। स्तूप को दोगुना आकार किसने दिया, तो वो इसी ने दिया। ठीक है, दोगुना आकार किसने दिया, तो वो इसी ने दिया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए 2 बार। और शुंग शासकों ने विदिशा को, और इन्होंने विदिशा थी उसको अपनी राजधानी बनाया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट की श्रेणी में डाल देता हूँ, तो आपको ये भी याद रखना है।
और मैं थ्योरी बहुत है, थ्योरी पढ़ाने को बहुत है, लेकिन आपको उतना पढ़ना है जितना कि अपन परीक्षा में पूछता है। और परीक्षा में ज़्यादा दिमाग में आपको लोड लेना नहीं है, क्योंकि पढ़ने के लिए एक ही विषय थोड़ी हिस्ट्री। अभी तक मुझे हिस्ट्री ख़त्म करनी है, उसके बाद पॉलिटिक्स, बहुत ज्योग्राफी, बहुत सारी सब्जेक्ट है, तो उनको सबको अपन को पढ़ना है। तो मैं वो जो जो सब कंटेंट आपके लिए लाता हूँ, जो नोट्स आपके लिए लाता हूँ, वो उतना होता है कि आपको नोट्स में मिल जाए। अगर आप इनके लिए हिस्ट्री की किताबें उठा के देखोगे तो इसमें बहुत चीज़ें छूट जाती है, क्योंकि उनमें इनकी जीवन शैली पता नहीं क्या क्या भी बताया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। और शुंग वंश की स्थापना 187 ईसा पूर्व में हुई। पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का था, और ब्राह्मण वंश का या ब्राह्मण धर्म को मानता था। भरूच स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। सांची के स्तूप की दुगनी साइज पुष्यमित्र शुंग ने करवाई। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो अपने राज्य के शासन काल में किसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए? तो पुष्यमित्र शुंग ने अपने राज्य के शासन काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए। शुंग शासकों ने विदिशा को अपने राज्य की राजधानी बनाया। किस शासक ने विदिशा को अपने राज्य की राजधानी बनाया? तो पुष्यमित्र शुंग ने अपनी विदिशा को अपने राज्य की राजधानी बनाया। पुष्यमित्र शुंग 2 बार यवनों से लड़ा, 2 बार यवनों से लड़ा, और एक बार इसका नेतृत्व 2 बार अलग अलग यवनों से लड़ा। तो एक बार नेतृत्व अलग ने किया और एक बार नेतृत्व अलग ने किया, तो वो नाम अपन से पूछते नहीं, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु 148 ईसा पूर्व में हुई। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु 148 ईसा पूर्व में हुई, और शुंग वंश 112 वर्षों तक राज्य किया। शुंग वंश ने कितने वर्षों तक राज्य किया? 112। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि शुंग वंश कितने वर्षों तक राज्य किया। तो 112 वर्षों तक राज्य किया शुंग वंश ने। ठीक है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। बस शुंग वंश इतना ही था, और इतना ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। आपको पहला शासक याद रखना है और अंतिम शासक याद रखना है कि स्थापना किसने की? ब्राह्मण धर्म को मानता था, विदिशा से राजधानी लाया, अश्वमेध यज्ञ करवाए, 2 बार यवनों से लड़ा, और 112 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद कण्व वंश। तो जो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति की हत्या किसने कर दी? वसुदेव ने। देवभूति की हत्या किसने कर दी? वसुदेव ने। ये भी ब्राह्मण धर्म के ही थे, लेकिन ब्राह्मण धर्म के ही थे। और जो हम पढ़ रहे हैं शुंग वंश से, ये ब्राह्मण साम्राज्य चालू होता है। और पुष्यमित्र शुंग को मैं एक बात और बताना भूल गया, जो पुष्यमित्र शुंग था, इसको ब्राह्मण का जीर्णोद्धार भी कहते हैं, या ब्राह्मण का पूर्णोद्धार कहते हैं, ताकि ब्राह्मणों का जो पूर्णोद्धार किया वो इसी ने किया। तो आपको ये भी याद रखना है कि ब्राह्मणों का जीर्णोद्धार या ब्राह्मणों का पूर्णोद्धार किसे कहते हैं? तो पुष्यमित्र शुंग को कहते हैं। शुंग वंश के शासक देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व में की गई। इसमें 4 राजा हुए: वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मण। वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मण। सुशर्मण अंतिम शासक था, और 45 वर्षों तक इन्होंने राज किया है। ये कण्व वंश अपना खत्म होता है। उसके बाद चलता है सातवाहन वंश। सुशर्मण की हत्या किसने की? सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की, और सिमुक ने सुशर्मण की हत्या कर दी। सिमुक ने क्या कर दिया? सुशर्मण की हत्या कर दी। ठीक है। और सातवाहन वंश का दूसरा नाम आंध्र वंश भी था। सातवाहन वंश का दूसरा नाम क्या था? आंध्र वंश। सातवाहन वंश का दूसरा नाम क्या था? आंध्र वंश। ये याद रख लेना, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि सातवाहन वंश का दूसरा नाम क्या था? आंध्र वंश। तो अपन ने इसके पहले क्या पढ़ा? कण्व वंश। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि रिवीजन भी जरूरी है, तो अपन देख लेते हैं। शुंग वंश के शासक देवभूति की हत्या किसने की? वसुदेव के कण्व वंश की स्थापना करके वसुदेव ने कर दी शुंग वंश के शासक देवभूति की हत्या। कौन से ईस्वी में की? 73 ईसा पूर्व में की। वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मण 4 राजा हुए। वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मण। वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मण। वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मण। ये अपन को याद रखना है। शासन कितने ही वर्षों तक किया? 45 वर्षों तक। और शुंग वंश ने शासन कितने वर्षों तक किया? 112 वर्षों तक। ये भी कई बार पूछे गए हैं, तो ये टर्म्स आपको याद रखना है। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मण। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने की। सिमुक ने सुशर्मण की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश का दूसरा नाम क्या था? आंध्र वंश। सिमुक के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण राजगद्दी पर बैठा। अब सिमुक मर गया तो उसका छोटा भाई कृष्ण राजगद्दी पर बैठा। और सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक थे, ये कई बार पूछ लेते हैं। प्रमुख शासक में सिमुक, सातकर्णी और गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे इंपॉर्टेंट राजा था भाई, ये आपको याद रख लेना। और यज्ञश्री सातकर्णी भी सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे। यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम
अंतिम प्रमुख शासक था, जो अंतिम जिसका प्रभाव रहता था या प्रभावशाली राजा, अंतिम प्रभावशाली राजा सातकर्णी था, यक्षश्री सातकर्णी। तो इसमें कौन कौन से शासक हुए प्रमुख? शिमुख सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, यक्षश्री सातकर्णी। ठीक है, यक्षश्री सातकर्णी। उसके बाद सातवाहन वंश, सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक, स्वामी, राजा राज, महाराज तथा स्वामी, 4 उपाधियाँ इन्होंने प्राप्त की थी। राजा राज, महाराज, राजा राज और महाराज, स्वामी और वेंकटक स्वामी। श्री यज्ञ सातकर्णी ने सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक कौन था? श्री यज्ञ सातकर्णी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, ये आपको याद रखना है, और ये ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे। इनकी प्राकृतो भाषा थी और ब्राह्मी लिपि का ये प्रयोग करते थे। सातवाहनी वंश राजकुमारों को कुमार कहा जाता था। तो ये सब जो ये मैं बता रहा हूँ, ये वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। सातवाहन काल में 3 प्रकार के सामंत थे। कौन कौन से? महारथी, महाभोज, महासेनापति। महारथी, महाभोज और महासेनापति। सातवाहन काल में व्यापारियों को नेगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नेगम, क्योंकि इसमें व्यापारी बहुत प्रचलित थे और व्यापारियों ने अपना एक निगम बना रखा था। जैसे आज के ज़माने में नगर निगम होते हैं ना, वैसे व्यापारियों ने एक पूरा प्रतिष्ठित निगम बना रखा था, तो उनको इसलिए व्यापारियों को वहाँ का निगम कहा जाता था। तो आपको पहला तो ये याद रखना है, सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन सी थी? प्राकृत। सातवाहन ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे। सातवाहनी राजकुमारों को क्या कहा जाता था? कुमार कहा जाता था। सातवाहन काल में 3 प्रकार के सामंत थे। कितने प्रकार के सामंत थे? सातवाहन काल में 3 प्रकार के। कौन कौन से? महारथी, महाभोज और महासेनापति। सातवाहन काल में व्यापारी को क्या कहा जाता था? नेगम। सातवाहन शासक हाल जो स्वयं एक सातवाहनी शासक एक हाल था, हाल नाम का शासक था, ये आपको याद रखना है, हाल। और ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। ये स्वयं एक श्रेष्ठ कवि तथा साहित्यकार था। स्वयं एक श्रेष्ठ कवि तथा साहित्यकार था। इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। तो ये कई बार पूछ लेता है, तो गाथा सप्तशती नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो राजा हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किसने की? हाल ने। किसने की? हाल ने। हाल राजा सेनापति विजयानंद ने लंका को अपने स्वामी के लिए विजित किया था। विकसित नहीं है, क्या है ये? विजित। तो हाँ भाई, हाल राजा के सेनापति विजयानंद ने लंका को अपने स्वामी के लिए विजित किया था। हाल राजा सेनापति विजयानंद ने। हाल राजा ने लंका के शासन को पुत्री लीलावती से विवाह किया था। और हाल राजा ने जो लंका के शासन की पुत्री थी, लंका के शासक जो विजयानंद की पुत्री थी, उससे विवाह किया था। विजयानंद की पुत्री क्या नाम था? लीलावती। ठीक है, लीलावती से विवाह कर लिया। उसके बाद चैदी वंश का अधिकार कलिंग पर था। चैदी वंश का अधिकार कहाँ था? कलिंग पर था। और चैदी वंश का महान शासक खारवेल था। कौन था? चैदी वंश का महान शासक खारवेल। खारवेल शासन काल की जानकारी हाथी गुम्पा नामक गुफा शिलालेख से मिलती है। खारवेल शासक की जानकारी। ठीक है, और ये जैन धर्म का अनुयायी था। और खारवेल ने मगध और अंग को, ये अंग्रेज नहीं है भाई, ये अंग्रेज नहीं है, अंग जो राज्य था ना, अंग और मगध को विजित किया था खारवेल ने। ठीक है, और ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? हाथी गुफा शिलालेख से मिलती है। ब्राह्मणों को सोने का कल्पवृक्ष भेंट करने वाला प्रथम शासक कौन था? खारवेल ने ब्राह्मणों को प्रथम सोने का कल्पवृक्ष भेंट किया था। ये भी आपको याद रखना है। खारवेल ने एरा, महामेघवान, कलिंग अधिपति, आर्य महाराज, श्री खारवेल राजश्री की उपाधि धारण की थी। तो इनकी उपाधियों को भाई ध्यान में जरूर रखना, कई बार पूछ लेता है। श्री राजश्री की उपाधि किसने धारण की थी? या कलिंग अधिपति की उपाधि किसने धारण की थी?
तो फिर वहाँ अपन को कुछ पता होता नहीं है और अपन ये सारी उपाधियाँ किसी को भी लगा देते हैं। माँ मेघवान की उपाधि किसने धारण की थी? या श्री खारवेल आर्य महाराज। अब आर्य महाराज की उपाधि किसने धारण की थी? अब आपसे पूछ ले कि आर्य महाराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो आप स्वामी दयानंद सरस्वती लगा के आ जाओ। उसमें ऑप्शन में अगर स्वामी दयानंद सरस्वती लगा हो तो आप आर्य समाज की स्थापना, हाँ भाई स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वो नहीं है, खारवेल ने आर्य महाराज की उपाधि धारण की थी। खारवेल को शांति एवं समृद्धि का सम्राट एवं धर्मराज के रूप में जाना जाता है। तो धर्मराज जैसे युधिष्ठिर था ना, उस प्रकार के शांति एवं समृद्धि का शासक और धर्मराज के रूप में इसे जाना जाता है। उसके बाद आता है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश क्या कहता है? चैदी वंश खत्म हो गया, वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था और ये विंध्य शक्ति को शिलालेखों में वाकाटक वंश का केतु भी कहा गया है। विंध्य शक्ति विष्णु बुद्धि गोत्र का ब्राह्मण था। वाकाटक वंश की स्थापना लगभग 250 ईस्वी में हुई थी। अब ईस्वी चालू हो गई थी भाई, तो 250 ईस्वी में वाकाटक वंश की स्थापना हुई। विंध्य शक्ति ने करी। विंध्य शक्ति को वाकाटक वंश के केतु भी कहा जाता है। विष्णु बुद्धि गोत्र का ब्राह्मण था विंध्य शक्ति, ठीक है। वाकाटक वंश की स्थापना लगभग 250 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की। विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी कौन था? प्रवरसेन। कौन था? प्रवरसेन। प्रवरसेन, ठीक है। प्रवरसेन को 7 प्रकार के यज्ञ करने का श्रेय प्राप्त है। प्रवरसेन को कितने प्रकार के यज्ञ करने का श्रेय प्राप्त है? 7 प्रकार के। 4 अश्वमेध यज्ञ भी किए हैं इसने। 7 प्रकार के यज्ञ इसने किए और 4 अश्वमेध यज्ञ किए, 4 अश्वमेध यज्ञ किए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह इस वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किसका हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश का गुप्त सम्राट था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। अब प्रभावती का जो पुत्र था वो दामोदर सेन, इसने प्रवरसेन की उपाधि धारण की थी। और प्रवरसेन की उपाधि धारण करके परवरपुर नामक नगर की स्थापना की थी, दामोदर सेन ने की थी। तो ये कई बार प्रश्न पूछता है कि परवरपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? दामोदर सेन ने की थी। प्रवरसेन की उपाधि किसने धारण की? तो दामोदर सेन ने प्रवरसेन की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन कौन था? विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किससे हुआ? तो प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। वाकाटक वंश के अधिकांश शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। ये भी आपको याद रखना है कि वाकाटक वंश के जो अधिकांश शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। रुद्रसेन द्वितीय वैष्णव धर्म का अनुयायी था। रुद्रसेन द्वितीय था जो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। हरिसेन के शासनकाल में वाकाटक साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। जो हरिसेन का शासनकाल था ना, उसमें वाकाटक साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। कलचुरी वंश ने वाकाटक वंश का अंत कर दिया। कौन से वंश ने? कलचुरी वंश, ठीक है। कलचुरी वंश ने वाकाटक वंश का अंत कर दिया। तो अब अपन पढ़ेंगे कुषाण वंश और उसके बाद गुप्त वंश। ऐसे हम गुप्त वंश, कुषाण वंश, ऐसे वंश पढ़ेंगे। और ये वाकाटक वंश खत्म हो गया, वाकाटक वंश समाप्त हो गया। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आपको नोट्स इसमें मैंने नोट्स फॉर्म में ये प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो आप वीडियो पॉज करके भी इसे देख सकते हो। तथा मैंने अगर टेलीग्राम पे पीडीएफ डाली, पीडीएफ के रूप में देखना चाहो तो पीडीएफ के रूप में देख सकते हो, प्रिंट करा के निकालवा सकते हो। नोट्स आपके बहुत उपयोगी है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप लाइक भी कर सकते हो भाई, लाइक करने में कोई हर्ज नहीं है। आपको कोई भी डाउट हो कि सर आपने ये गलत पढ़ा दिया है कि ये आपने क्या पढ़ाया है यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा आपको समझा सकता हूँ। या अगर कोई टॉपिक ऐसा हो तो मैं दोबारा वीडियो उस पर भी बना सकता हूँ। इसलिए आप उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लेना। और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल सब्सक्राइब करके उसके जो बेल आइकन है उसको दबा देना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू आपको ये वीडियो देखने के लिए। और अब कल जो अब अगली क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कुषाण वंश। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।